अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका में जारी T20 वर्ल्ड कप में पहला सबसे बड़ा अपसेट सामने आ गया है। T20 वर्ल्ड कप में पहली दफा खेलने वाली अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान की ऑन पेपर मजबूत टीम को शिकस्त दे दी है। अमेरिका के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम खेल के तमाम शोबों में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और सवाल उठ रहा है कि इतवार को भारत के खिलाफ मैच में क्या होगा। और अभी से अगर मगर की बहस शुरू हो गई है कि अगर पाकिस्तान भारत से भी हार गया तो सुपर 8 मरहले में कैसे पहुंचेगा। कल अमरीकी टीम के मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम हुई, बॉलिंग नाकाम हुई, फील्डिंग नाकाम हुई, कप्तानी नाकाम हुई। हर शोबे में अमरीकी टीम ने हमें आउट क्लास किया और मैच पर पूरी तरह अपनी गिरफ्त रखी। आखिरी ओवर में एक लम्हे के लिए लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन हारिस रऊफ ने आखिरी 3 गेंदों में 11 रन देकर मैच को बराबर करा दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी लम्हात में कैच ड्रॉप करके अपना पूरा हिस्सा डाल दिया, जिसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में अमेरिका ने पहले बैटिंग की और उनकी तरफ से एरन जोन्स और हरमीत सिंह मैदान में उतरे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग कराई और मोहम्मद आमिर ने आखिरी ओवर में 6 के बजाय 9 गेंदें कराई, 3 वाइड कराई, जिस पर भागकर भी 4 रन बनाए गए। यानी कुल 18 रन में से 7 रन एक्स्ट्रास के थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 19 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद आए, जबकि अमेरिका के सौरभ ने बॉलिंग करवाई। इफ्तिखार अहमद ने पहली गेंद ज़ाया कर दी, दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया और फिर एक वाइड के बाद तीसरी गेंद पर वो कैच आउट हो गए। फिर शादाब खान बैटिंग के लिए आए, एक और वाइड के बाद चौथी गेंद पर पाकिस्तान को लेग बाय के 4 रन मिल गए, जबकि 5वीं गेंद पर 2 रन बने। आखिरी बॉल पर पाकिस्तान को जीत के लिए 7 रन दरकार थे और मैच एक बार फिर टाई करने के लिए एक छक्का दरकार था, मगर शादाब खान आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन ही बना सके। इस तरह पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रन से शिकस्त हो गई और पाकिस्तानी टीम के सबसे बेहतरीन पावर हिटर फ़खर जमान ने सुपर ओवर में एक गेंद भी नहीं खेली और दूसरे एंड पर खड़े सब कुछ देखते रहे। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद और इमरान नज़ीर मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सिकू भाई, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? इतवार को इंडिया से खेलना है, अगर बगर की गेम शुरू हो गई। यार शाह से यकीन करो, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, इसलिए कि देखें वो जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं वो बेचारे सारे जो हैं एमेचर्स हैं, अपने अपनी जॉब्स करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं और फिर आकर वो कभी कभार क्रिकेट खेल लेते हैं। वो सब रिटायर्ड हैं, वो लोग हैं जिनकी उम्रें 30 साल से ऊपर हैं और उन्होंने हमें ऐसा शौक़ दिया है। मैं मानता हूँ कि शुरू में गेंद थोड़ा हिल रहा था, मगर भाई वहाँ बाबर आज़म खेल रहे हैं, वहाँ रिजवान खेल रहे हैं, वहाँ फ़खर है, वे बड़े बड़े नाम हैं। क्या आप हिलती हुई गेंद को थोड़ा सी देर संभाल नहीं सकते थे? बिल्कुल ही टोटल ऐसा लग रहा था कि नर्वस हैं, कोई प्रेशर है उनके ऊपर। मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं तो हैरान था कि बाबर किस किस्म की बैटिंग कर रहा है। उसको तो गेंद ही नहीं संभाली जा रही थी। इतना बड़ा नाम, सारी दुनिया के रिकॉर्ड T20 के आपके नाम हैं, आपसे खेला ही नहीं जा रहा था। और उसके बाद मतलब कोई समझ ही नहीं सका। मिडल ऑर्डर आपने बनाकर नहीं दी, मिडल ऑर्डर में कोई चला नहीं। आपके पास 4 गिने चुने लड़के हैं, इफ्तिखार है, आपके पास आज़म है, आपके पास शादाब है, बस यही आपके पास 3 प्लेयर हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो टोटल मैं कहता हूँ कि फ्लॉप हो गई टीम बिल्कुल। और उसके बाद सोने पे सुहागा हमारी जो बॉलिंग थी वो ऐसी थी कि मैं तो हैरान हूँ शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। इतना बड़ा नाम के पहले ओवर में आउट कर देते हैं, उनका गेंद अंदर आता है, टांगों पे कराए जा रहे हैं और वो 1.5 ओवर के अंदर उन्होंने 5 वाइडें कर दी उसने, आमिर ने। तो समझ में नहीं आया मुझे कि इनको क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रहे हैं जो 1980 में टीम होती थी, मगर ये तो सिर्फ अमेरिका की टीम थी। अल्लाह खैर करे अब जब इंडिया से मैच होगा। और उसी का डर लगा हुआ है, जाहिर है, क्योंकि इंडिया का कॉन्फिडेंस पहले मैच के बाद बहुत ज़्यादा है, हमारा बिल्कुल गिर गया है। अहमद शहजाद, आपसे कल बात हुई थी जब 160 रन का हदफ मिला और उस वक्त आपने कहा कि हमारी बॉलिंग जैसी भी है हमें घबराना चाहिए, क्योंकि इस वक्त टोटल बहुत कम बनाया हमने और वो यही साबित हुआ। अब मसला ये है कि पूरे मैच में बॉलिंग में भी जब हम कर रहे थे, अमेरिका ने डोमिनेट किया। इनफैक्ट वो तो 17-18 ओवर में भी मैच खत्म कर सकते थे, मगर 19वें ओवर में आमिर ने हमें कम बैक कराया, बड़ा अच्छा ओवर किया, फिर नहीं बचा पाए हारिस, और फिर जो सुपर ओवर था वो आमिर ने बहुत गलत कराया। कहाँ हमने गलती की? सारे डिपार्टमेंट में हम कल आउट क्लास हुए? देखिए, जहां तक सिर्फ कल की बात है, आपने 4 साल से जो बॉलर्स को लेके गए हुए हैं, जो शाहीन है, नसीम है, हारिस है, आप उनको क्यों नहीं जो सुपर ओवर करा रहे? आमिर एक लीग क्रिकेट खेल के अभी आए हैं, आप उनको सुपर ओवर दे रहे हैं। सबसे पहली गलती तो ये है। दूसरा, आपको गैरी कर्स्टन पीछे से कह रहा है जब हारिस रऊफ ओवर कर रहे हैं कि मिड ऑफ वाला फील्डर पीछे लाओ, नहीं आपने किया, जिद में अड़े रहे, आपने वहीं पे चौका खा के मैच टाई करवाया। उसके बाद आपने फ़खर जमान को नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही खड़ा रखा है।
खब्बा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, उसको सामने शाहजेब भाई, ये बात नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है पीछे से। देखिए हमारे अभी 7 साल शाहजेब भाई, यू गॉट टू अंडरस्टैंड के क्रिकेट के ऑलमोस्ट पढ़े हैं। मुझे पता है ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये में इसके रेपरकशंस होंगे, शायद इसके बाद मैं कभी टीम में भी ना आ पाऊं, लेकिन बस हो गई थी। आप मुझसे और देखा नहीं जा रहा था, मेरिट की धज्जियां उड़ते हुए मैं और नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, इसलिए अवाम को हकाइक बताए हमने पुराने सारे शो में कि ये हो क्या रहा है। आप एक टोले को सपोर्ट करने के लिए आपने सारी जो अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट है वो तबाह बर्बाद कर दिया है। 4 से 5 इवेंट आपने इनको दे दिए हैं। बाबर आजम की कप्तानी में आपने कौन सा जो है ना इवेंट जीता है सर, तो आपने क्या अचीव कर लिया ये करके। बाबर आजम कल इस तरह लग रहा था कि पता नहीं पीक के जो है ना कोई बॉलर लगे हुए हैं, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है या जेसन गिलिस्टी जो है ना टफ पिच पे बॉलिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा था अपनी जिंदगी का पहला मैच खेल रहे हैं, जितना वो शेकी नजर आए हैं। 8 से 10 बॉल उनके पैडों पे लगे हैं, 19 डॉट बॉल खेले हैं और 14 डॉट बॉल से 14 बॉलों पे 4 स्कोर पे वो खेल रहे थे। तो जब आप यूएसए के अगेंस्ट इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका कैलिबर यहीं पे आ गया है। मैं अभी पहले भी यही शाहजेब भाई बात कर रहा था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो रहे हैं। आप बुरी क्रिकेट खेलते हुए अफगानिस्तान से 4 मैच नेक टू नेक खेले, आखिरकार आप अफगानिस्तान से हार गए, उसके बाद आप जिम्बाब्वे से हारे, उसके बाद आप नेदरलैंड से हारे, फिर आप आयरलैंड से हारे। अभी आपको 10 प्लेयर आईपीएल में गए हुए थे न्यूजीलैंड के, वो आपको पिटाई लगा के गए हैं। उसके बाद आप रही सही कसर आपने आप यूएसए से भी, आपका कैलिबर ही ये है। आप 7वें नंबर की टीम हो गए हैं, आपने अपनी टीम का हॉकी वाला हाल कर दिया। इसी चीज का डर था और यही चीज थी जो देखी नहीं जा रही और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब वो टीम मैनेजमेंट जो टॉप टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो लोगों को शो में फोन करके लोगों के शो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, अगर आप यही थोड़ा सा फोकस अपनी टीम के प्लेयर पे करेंगे तो शायद वो इससे थोड़ा सा बेहतर खेल प्रोड्यूस कर सके जो आप कर रहे हैं। आपने यूएसए में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन सबका, हम सबके साथ जो है ना शर्म से सर नीचे कर दिया है, जिस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हाल ये आपकी डोमेस्टिक का, ना आपकी टीम में ओपनर्स के स्ट्राइक रेट्स आपके सामने है, मिडिल ऑर्डर आपके सामने है, स्पिन बॉलिंग आपके सामने है, इवन आपकी फास्ट बॉलिंग जो वर्ल्ड थ्रेटनिंग फास्ट बॉलिंग थी कंसिस्टेंटली धुलाई हो रही है उनकी पिछले 2 साल से। तो अगर आपकी डोमेस्टिक में कोई प्लेयर होता तो क्या वो आना जाता? जिस बुनियाद की, जिस कल्चर की बुनियादें और नीश स्ट्रांग नहीं होती, इवेंचुअली उसने कोलैप्स करना है। वैसे मैं वो काम आ गया है जी, मैं सुन लीजिए, आप पे वो टाइम आ गया है कि अब आपका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है, आपकी डोमेस्टिक का कल्चर कोलैप्स कर गया, आपके पास कुछ नहीं हो रहा है। इमरान, आप भी मुझे बताइएगा कि एक होता है कि किसी टीम का तुक्का लग जाए कि उसका कोई बॉलर उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे या कोई बैट्समैन उनका बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दे, मगर कल ऐसा हुआ नहीं है कि अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई परफॉर्मेंस हो। ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ा कंसिस्टेंटली खेल के, बड़ा गेम प्लान के साथ खेल के हमें हर शोबे में, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, हर उसमें आउट परफॉर्म किया है। तो ये कहा जा सकता है कि तुक्का था या वाकई हम बहुत ही बुरा खेले हैं या वो बहुत अच्छा खेले? शाहज़ाद भाई, ये चीजें तो वहाँ चीजें डिस्कस की जाए ना जब आपकी टीम स्टैब्लिश हो। और पिछले, जिस तरह मैंने कहा कि पिछले 4 साल से आप एक टीम ही नहीं बना पा रहे और ना आपके पास कोई ऐसा ओपनर आया, ना आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर है। आप टॉप क्लास की बॉलिंग करते हैं, हर 2 मिनट के बाद वो अनफिट हो जाते हैं। आपके पास कोई ऐसा बॉलर्स नहीं है, फील्डर, कोचेस, सबको मिला ले, आपने अमला जो रखा हुआ है उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें। आप फील्डिंग में नाकाम, बैटिंग में नाकाम, बॉलिंग, फिटनेस, आपके मसाइल डे बाय डे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अहमद की बात तो बिल्कुल ठीक है। अहमद कह रहे हैं कि हॉकी वाला, मैं कहता हूँ हॉकी वाला हिसाब हो चुका है। अब आपके पास डोमेस्टिक आपके पास नहीं रही, क्लब क्रिकेट आपके पास, स्कूल कॉलेज ग्राउंड है आपने खत्म कर दी, 6 टीमें बना के सिस्टम का बेड़ा गर्क आपने कर लिया। एंड ऑफ द डे रिजल्ट आप चेक कर ले। मुझे ऐसा लग रहा था कि अमेरिका की जो टीम है वो टेस्ट कैप लेके इनको आगे लगाया हुआ है, ये सोचिए टीम है। इतनी पैथेटिक क्रिकेट, आपका कोई एटीट्यूड नहीं था। अमेरिका तो मुझे लगता है अब वहीं से जीत गया था मेरी नजर से, जैसा उन्होंने पहला स्लिप में कैच पकड़ा, फिर उनकी बॉलिंग को क्रेडिट दे, उनके एटीट्यूड को, उनका अग्रेसिवपन जो उन्होंने आके बैटिंग की, आप टॉप पे लगे रहे। और भाई बोलने से कुछ नहीं होता, हम क्रिकेटर हैं, हम कहते हैं ग्राउंड में रोब में जाके परफॉर्म कर, देन फिर बात कर, वो भी हिस्ट्री गो नेक्स्ट मैच में आ। लेकिन हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जिस तरह मैंने कहा है, बांग्लादेश से हम हार गए, जिम्बाब्वे, अभी पता नहीं और किन किन से। यार जब तक आपका सिस्टम नहीं होगा, आप कोचेज को ऐसे नहीं लेके आएंगे। फिटनेस का आपका इशू ऐसे हर 2 मिनट के बाद है। 4 ओवर का बॉलर आपके पास, अब वो 4 ओवर भी नहीं आपसे पूरे हो रहे,
4 ओवर के 5वां ओवर करना पड़ गया, आपने 3 से 4 वाइटें कर दी। ये तो आपका हाल है। और सिस्टम पे हम बात करें तो तब आपसे हमें प्रॉब्लम होती है कि यार आप कोचिस पे हम बात करते हैं, अमला आपका इतना लेके जाने का क्या फायदा यार, कोई डांटने वाला नहीं है। एक शॉट पे ड्यूज की है, मैं मानता हूँ, वाह वाह वाह, सिर्फ मिड विकेट पे खेलना है, एक्स्ट्रा कवर में पानी लगा, नो बॉल हो जाएगा। क्या यार ये कौन सी क्रिकेट है? अब खेलते हैं, क्रिकेट सीखनी है। मैं कहता हूं अब अमेरिका के क्रिकेटर उनके बैटर को चेक करें, जो उन्होंने आपकी टॉप क्लास बॉलिंग आप बातें करते हैं, 4 साल बाद आप तरले करके उसको लेके अमर को लेके आए, हारिस रूफ अनफिट है, जबरदस्ती फिट कर हो जा भाई, आपने वर्ल्ड कप खेलना है, वो आया, उसका चेक कर ले, बड़ा टॉप क्लास है। शाहीन अफरीदी को आज तक कभी लाइन और लेंथ का किसी ने नहीं बताया कि भाई हर बॉल यॉर्कर पे आप आउट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा खिंची लेंथ पे बॉल करे। जो उसकी टॉप क्लास बॉलिंग होती थी पहले, जिस तरह आते ही वो गुड लेंथ पे सीम करता था, अंदर लाता था, वो काफी अरसे से नजर नहीं आ रही। फिर आपने उस्मान खान को ऐसे फोर्स किया जैसे वो बहुत बड़ा बैटर, नीचे आजम खान ले ले, इफ्तिखार ले ले, रिजवान ले ले, सारे जितने भी हैं, वो भाई कोई एक तो कॉन्फिडेंट हो। लाइक जिस तरह T20 जब हम खेलते थे, जब वो हमने प्रोड्यूस की, हमने जो अमला छोड़ा था कि ये पाकिस्तान का हवा होता था कि जब 2 बैटर अंदर आते थे पता चलता था कि बॉलर्स की टांगे कांपती थी कि यार अब इनको बॉल कहां करना है। अब तो बॉलर कहते हैं नो टेंशन, मीडियम पेसर बॉलर आता है, आपको वो ऐसा फंसाता है, आप कहते हैं कि ये नंबर 1 बैटर है, हम इतने हाईवे हैं, हम इतने, ओ भाई ये ग्राउंड में परफॉर्मेंस करें तब जाके आपको पता लगेगा। अब आपकी क्रिकेट का खुदा की कसम, मैं वो कहते हैं ना एज ए क्रिकेटर दुख नहीं, बहुत बड़ा दुख है। मगर ज़ाहिर है। और सिकू भाई इस सारे सिनेरियो में अब मसला ये है कि जिस तरह इमरान नज़ीर ने बड़ी अहम बात की कि जो पहला ओवर था, जो कैच हुआ रिजवान का, उसके बाद से ही अमेरिका डोमिनेट कर रहा था। कल बड़ा सरप्राइजिंग होता अगर पाकिस्तान जीत जाता। वैसे तो अपसेट है क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नाम बड़ा है, मगर पूरे 40 ओवर तक डोमिनेट करती नजर आई थी, 19वें ओवर तक कम से कम अपनी इनिंग में भी 39वें ओवर तक आप कह रहे हैं। एक सेकंड, ये अपसेट नहीं है, मैं इसको अपसेट नहीं कहूंगा। अपसेट वो होता है जिसको क्रिकेट कम खेलनी आती हो, जिसका तुक्का लग जाए और नीचे से आके 2-3 एक्स्ट्रा बॉल पे छक्के मार दे। और भाई उन्होंने तो क्रिकेट ही ऐसी खेली, आपको तो एक टाइम पे तो 18वें 19वें ओवर में 17वें ओवर में फिनिश कर रहे थे वो। अनफॉर्चुनेटली कि आपका एक ओवर अच्छा हो गया, मरते मरते आपको ओवर करवाने, फील्डिंग आपकी देख ले, कैचेस एक दूसरे को देख रहे हैं। ये सिकू भाई नहीं आ रही। सिकू भाई अब हमने तो इंडिया से खेलना है और वो हार्ट ब्रेक ज्यादा बड़ा होता है। अहमद शहजाद और इमरान दोनों की राय के तो अपसेट है ही नहीं। जिस तरीके से अमेरिका खेला है अपसेट नहीं था, उन्होंने बाकायदा गेम प्लान के साथ पाकिस्तान को हराया। देखिए गेम प्लान तो ऑब्वियसली वो बनाएंगे, उनके पास स्टुअर्ट लॉ उनका कोच था, उसने एक प्लान करके दिया कि आपने इस तरह खेलना है। उनको पता था कि उनकी क्या लिमिटेशन है, वो उस लिमिटेशन के हिसाब से खेले। हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, इसलिए ये अपसेट तो है, क्यों नहीं अपसेट है, ये इट्स अ बिग अपसेट। ये इसी तरह है कि हम पाकिस्तान जो है अमेरिका की बास्केटबॉल की टीम को हरा दें तो वो मतलब उसको अपसेट ही हो गया। चाहे आप प्लानिंग करें ना करें वो सारी अलग चीज़ें, इट्स अ बिग अपसेट। मगर जो एक पॉइंट इन्होंने अभी उठाया है कि जी हमारी जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है, स्कूल क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, ये सब ख़त्म हो गई है। मगर ये तो सवाल करें कि ये ख़त्म कैसे हुई है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ये ख़त्म जब हुई है जब नया पाकिस्तान बना, जब हमारे साबिक़ कप्तान ने बोला कि मेरे अलावा मैं 40 साल से ख्वाब देख रहा हूँ इस क्रिकेट को मैं उल्टा कर दूँ, और ये सारा कुछ जो है वहाँ से शुरू हुआ है। अच्छी खासी हमारी क्रिकेट चल रही थी, उन्होंने ये ख्वाब देखकर पूरे क्रिकेट यूं उल्टा हो गया, जैसे वो इसको संभालना मुश्किल हो गया दुकान के बाद। खैर अब इसको वापस लाना है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। आप ये देखें कि इतना बड़ा शहर कराची है, यहाँ कोई क्लब क्रिकेट नहीं होती, ना कोई कॉलेज की क्रिकेट होती है, ना यूनिवर्सिटी की क्रिकेट होती है। हर चीज़ क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम कराएंगे, ये ऐसा नहीं होता। हमें अगर अब क्रिकेट को वापस मगर सिकू भाई अभी तो फिलहाल मुझे बताया ना, इतवार को हमें जीतना है। अगर मगर की गेम शुरू हो गई है, सुपर 8 का मरहला बड़ा जबरदस्त होगा, हम उसमें नहीं होंगे तो मजा ही सारा खराब हो जाएगा। है हमारा चांस या नहीं है कि कुछ हम टीम में तब्दीली करके कुछ स्ट्रेटजी बदल के? अब आप बात करें चेंजेस की, तो क्या चेंज करेंगे? आपके पास बाहर बैठा है साइम, आपके पास बाहर बैठा है इब्रार और अब्बास।
और इमाद वसीम है, अगर वो फिट हो गया है तो आप किसको लेके आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इमाद वसीम को ले आएंगे स्पिन की वजह से। मिडल ऑर्डर में कंप्लीट फेलियर है आज़म की जगह आप हो सकता है साइम को नीचे खिला दें या ऊपर खिला दें, उस्मान को नीचे ले आए, दैट्स ऑल। आपने एक अच्छे जहन के साथ अंदर जाना है और जाकर कोशिश करनी है कि कम से कम भारत का मैच अगर हम जीत गए तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर हार गए तो फिर हम भूल जाएं कि हम क्वालिफाई कर सकेंगे। तो इसके अलावा मुझे अहमद, आपको कुछ और लग रहा है कि अभी भी कुछ स्ट्रेटजी बदल के, कोई ऑर्डर बदल के, कुछ किसी को निकाल के किसी को डाल के, आपको लगता है कोई चांस है हमारा? ज़ाहिर है भारत की तगड़ी टीम है, कॉन्फिडेंस भी उन्हें आया है पहला मैच जीत के, मगर पाकिस्तान यहाँ से कम बैक कर सकता है? शाहज़ेब भाई, सबसे पहले तो मैं आपको, जब मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इसलिए अपसेट नहीं है, वो इसलिए अपसेट तब होता है जब एक आधी दफा आपके साथ ये चीज होती है। आपको ये बात समझनी है कि आपकी टीम 7वें नंबर पे है, आपसे नीचे सिर्फ 3 ही टीमें हैं, ठीक है? तो ये किसी वजह से है क्योंकि आपका कैलिबर वहां चला गया, आप वहां स्टैंड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप नेदरलैंड से बार बार हार रहे हैं, आप आयरलैंड से हार रहे हैं, आप अफगानिस्तान से हार रहे हैं, आपको डी टीम्स आके पटाई लगा के जा रही है। आज आप यूएसए से हार गए तो ये अपसेट नहीं है। वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि वो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस को सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के आपने अपने कद ऊपर करते हैं, आपका कैलिबर यही रह गया है, आप 7वें नंबर की टीम है। नंबर 2, देखिए बिल्कुल सबसे पहले तो शादाब जो है, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो बैटिंग करने आते हैं बॉलिंग करने आते हैं। भाई शादाब से हमें उनकी बॉलिंग चाहिए। आप इब्रार को लेके गए हैं, आप बजिद हैं, आप कहते हैं आपको शादाब पे उनसे ज्यादा भरोसा आपका, यही आप नवाज के बारे में भी कहते थे, यही आप अपने ग्रुप के दूसरे लड़कों के बारे में भी कहते थे। कहाँ गए वो? क्या जितवा के दे दिया? नहीं, आप जिद्दी हैं, आपकी मजबूरी है, आपकी सेटिंग्स ऐसी हैं कि आप उसको मजबूरी से बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। आपकी वजह से आज पाकिस्तान इस तहत से पहुंच गया कि आप सही प्लेइंग 11 भी नहीं खिला रहे। पाकिस्तान के हालात यहाँ पे आ गए तो चलो ठीक है, आजम खान की कीपिंग तो समझ आती थी, आपने आज उनको फील्डिंग भी करा दी इस फिटनेस के साथ। तो जब पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप के अंदर आजम खान फील्डिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी क्रिकेट दफन हो गई है, आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है। और इंडिया के खिलाफ आप, ठीक है, हमारी सारों की दुआएं आपके साथ हैं, बड़ा मैच है, इंशाल्लाह ताला आप जीतेंगे। क्या हमारी जो करतूतें हैं वो है जीतने वाली? किस फेस के साथ आप जाएंगे? वो लोग आपको पता है जो उन्होंने टिकटें दी थी वो आधे पैसों में वापस करने लग गए इंडिया के मैच की। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट कि आप पाकिस्तान का कितना नुकसान करके चले गए हैं? आपने सिर्फ अपने पर्सनल गोल्स अचीव किए, आपने और पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। आपने अपने पर्सनल गोल लगाए, उसको आप जो है ना यूं लपेटिए और अपने पॉकेट में डालिए। पाकिस्तान को आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया और पाकिस्तान जिस टेस्ट पे आप पाकिस्तान को ले गए हैं, इसको ऊपर लाने के लिए अब मिरेकल्स चाहिए। आप बताइएगा इमरान, है कमबैक का चांस कि हम वापस आए सुपर 8 में जबरदस्त बड़ी टीमों से मैचेस हो रहे हैं? भाई वेल डेफिनेटली क्रिकेट है, आप क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कंपेयर टू क्रिकेट आप किया जाए तो हमारी टीम ना तो उतनी फिट है और ना हमारी उतनी तगड़ी बैटिंग है, ना उतनी तगड़ी बॉलिंग है, ना उतनी तगड़ी फील्डिंग है। जब हम सारे शोबों में बहुत ज्यादा नीचे हैं तो यार अगली टीम पे हम ऑन पेपर बात करते हैं अक्सर क्रिकेटर कि जी ऑन पेपर बहुत बड़ी टीम है, अनफॉर्चुनेटली कि एक बॉलर ने अच्छा बॉल कर दिया, 5 आउट कर दिए तो अच्छा वो कहते हैं ना वो आउट हो गए। लेकिन यहाँ पे आप ऐसी तगड़ी टीम जो 2.5 महीने का इतनी बड़ी लीग खेल के आ रही है, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो फ्रेश है। हम लोगों ने छोटी छोटी क्रिकेट खेली है और हमारे हर 2 मिनट के बाद सबसे बड़ा हमारा ये अरसे से इशू उठता आ रहा है जी, अनफिट। कौन सी ट्रेनर रख ली है भाई, कौन सी ट्रेनिंग करवाते हैं इनको? कौन सा ना तो इनको 10-12 ओवर का स्पेल करना आ रहा है, 4 ओवर वाली क्रिकेट बची। आप पहले कहते थे कि 4 ओवर का बॉलर्स है, अब 4 ओवर भी आपसे पूरे अच्छी तरह नहीं हो रहे। अब बैटर पहले कहते थे जी 1.5 से 2 ओवर का, ये कभी सुना है जी 1.5-2 ओवर का वाला भी बैटर होता है? और भाई इससे अच्छा तो भाई आज भी हम फिट है, हाँ इनसे ज्यादा 1.5 ओवर 2 रखने तो फिर हमें भी खिला लें यार, हम भी इतने जो ये कर रहे हैं उससे तो कुछ मच बेटर तो हम भी कर लेंगे। लेकिन ये सारे एक्सक्यूजेस भाई क्रिकेट में हम एज ए क्रिकेटर मैं कभी भी नहीं मानूंगा। मैंने जितना अरसा क्रिकेट खेली, जिस टाइप की क्रिकेट खेली यार, हमने ये क्रिकेट नहीं छोड़ी थी जहां पे अब पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान एक वो ब्रांड था, वो प्लेयर्स होते थे, वो बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, अगले बंदा ग्राउंड में हम लोग उतरते तो पता चलता था बॉलर की टांगें काम किया। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कमबैक पाकिस्तान करे, भारत को शिकस्त दे, बाकी मैचेस जीते और कमबैक करते हुए सुपर 8 में भी परफॉर्म करे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल में बहुत अहम बातें की हैं, सहाफ़ियों से आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 26 मई को शेख मुजीबुर रहमान, याया खान और 1971 के हालात का मौजूदा हालात से मवाजना करते हुए एक वीडियो पोस्ट कर दी गई थी, जिसमें मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीर थी, जबकि वीडियो में गद्दार कौन था का हैशटैग इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद तनाज़ा खड़ा हुआ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई का तनाव मजीद बढ़ने लगा। फिर तहरीक इंसाफ एक के बाद एक मौक़िफ़ बदलती नजर आई, पार्टी में इख्तिलाफ राय सामने आया, इमरान खान के अपने मौक़िफ़ से मुताल्लिक कन्फ्यूजन फैल गया। कभी इमरान खान को तनाज़े से दूर रखने के लिए जेल से उनका पैगाम लाया गया कि इमरान खान को वीडियो पोस्ट का इल्म ही नहीं था, उनकी मंजूरी के बगैर ही मुतनाज़े वीडियो पोस्ट कर दी गई है। तो कभी मुतनाज़े वीडियो पोस्ट की सारी ओनरशिप इमरान खान को देकर इसका दिफा किया गया और सख्त लहजा अपनाते हुए बताया गया कि वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है, जबकि अब भी वीडियो पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है और पार्टी में कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हुई है। मगर इस सारी सूरत हाल के बाद आज पहली दफ़ा खुद इमरान खान का इस वीडियो पोस्ट के हवाले से बराह रास्त सहाफ़ियों के जरिए मौक़िफ़ सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इस ट्वीट को ओन करता हूँ, लेकिन वीडियो मैंने नहीं देखी। जबकि कल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से इमरान खान से कहा गया था कि सियासतदानों से बात करें और पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, तो इस पर इमरान खान ने आज एक दफ़ा फिर कहा है कि हम वहाँ बात करेंगे जहाँ ताकत मौजूद है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान आज इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन बनाने के दो मकासद थे। कमीशन बनाने का एक मकसद ये था कि ऐसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल याह्या को जिम्मेदार ठहराया कि उसने सब कुछ अपनी पावर के लिए किया। मुल्क में दोबारा वही कुछ दोहराया जा रहा है जिससे मईशत बैठ जाएगी। इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारे 3.5 साल में नैब ने 450 अरब रुपए इकट्ठे किए, अब 1100 अरब रुपए मजीद जमा होना था। नैब तरामीम की वजह से मुल्क का 1100 अरब रुपए का नुकसान हो गया। जो मुल्क घुटनों के बल हो वो इतने नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान के मुताबिक सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरोज़ हैं। FIA मेरे खिलाफ झूठा साइफर केस बनाने पर मुझसे पहले माफ़ी मांगे। मुल्क में सियासी इंतकाम जारी है। FIA को सिर्फ वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा। ये सब मौसरी नकवी करा रहा है। सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज़ से मुज़ाकरात नहीं किए, मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे। हम वहाँ बात करेंगे जहाँ ताकत मौजूद है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के कहने पर हमने इंतखाबात से मुताल्लिक सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए। कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने थे, लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल अपोजिशन के हथकंडों में आ गया। इमरान खान से सहाफ़ी ने पूछा कि मियाँ नवाज शरीफ जब शेख मुजीब और हमूदुर रहमान कमीशन का हवाला देते थे तो आप कहते थे कि नवाज शरीफ फ़ौज के इदारे को तबाह करके दूसरा मुजीबुर रहमान बनना चाहता है। तो इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि उस वक्त मैंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी और अब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ ली है। इस मौके पर सहाफ़ी ने पूछा कि आपके एक्स हैंडल से रियासत मुखालिफ वीडियो पोस्ट की गई है, क्या यह आपकी मर्ज़ी से किया गया है? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं जेल में बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूँ। तो इस पर सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि क्या आप उस ट्वीट को ओन करते हैं? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं उस ट्वीट को ओन करता हूँ, लेकिन जो वीडियो पोस्ट की गई है वो मैंने नहीं देखी है, इसलिए इस पर बात नहीं करूँगा। सहाफ़ी ने मज़ीद पूछा कि आपका एक्स हैंडल कौन ऑपरेट करता है? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं ट्वीट करने का सिर्फ वकला को बताता हूँ। इसके बाद सहाफ़ी ने पूछा कि आपको जेल में फराहम की गई सहूलियात से मुतालिक तफसीलात सामने आ गई हैं? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं शिकायत नहीं करता और चूं चूं करने वाला नहीं हूँ। मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया है। मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के अलावा कोई सहूलत नहीं है। रूम कूलर सारी चक्कियों में लगे हुए हैं। मेरे सेल में अटैच बाथरूम भी नहीं है। नहाने के लिए दूसरी जगह जाता हूँ। नवाज शरीफ और जरदारी को कैद के दौरान लग्जरी स्वीट दिए गए थे। उनके खाने भी बाहर से आते थे। नवाज शरीफ और जरदारी के साथ मुलाकातों का तांता बंधा होता था। मुझे वकला और फैमिली के साथ आधा घंटा मुलाकात करने दी जाती है। सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि आप अपने दौरे इक़्तिदार में कहा करते थे कि ये सहूलियात सब कैदियों को मिल जाएं तो लोग बाहर से आकर जेल में रहना पसंद करेंगे। तो इस पर इमरान खान ने गुस्से में आकर कहा कि मैंने अब तक इनसे कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी है, मुझे खाना भी कैदी बनाकर देते हैं। इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये भी कहा, जिस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा वहाँ सरमायाकारी नहीं आएगी। मौजूदा बजट भी महंगाई की शरह मजीद बढ़ाएगा और मुल्क के कर्जे बढ़ते जाएंगे। मुआशी हालात देखकर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी। इमरान खान सियासी जमातों से मुज़ाकरात से साफ इनकार कर रहे हैं और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इसके अलावा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली गुफ्तगू का जवाब देते हुए तहरीक इंसाफ की तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि जजिस के पास क्या मैंडेट है कि वो सियासी प्रपोजल्स दें। उनका काम कानूनी नकात पर बात करना है। इख्तियार इस्टेब्लिशमेंट के पास है, इसलिए मुज़ाकरात उन्हीं से करेंगे।
बेंच से भी ये बात की गई कि मुज़ाकरात की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं। फिर जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि साथ बैठ के मामलात को हल करें। जब उससे एक दफ़ा पहले खान साहब आए थे तो लाइव स्ट्रीमिंग की डिमांड हुई थी और आपको पता कि बहस हुई, उसके ऊपर फिर उन्होंने वोट 4-1 कर दिया था। वहाँ एक पॉइंट जो रेज़ किया गया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जी खान साहब जो हैं इसको पॉलिटिकल अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और कल की अदालत में बैठ के ये जज साहिबान जिनका काम सिर्फ कानूनी फैसले करना है वो पॉलिटिकल कमेंट कर रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कमेंट किए। जजेस हैं उनका क्या मैंडेट है कि जी वो सियासी बयान दें या सियासी प्रपोजल्स दें जी कि आप ये करें, जाके उससे बात करें, ये करें, ये ना करें। प्राइम मिनिस्टर हो गया या ये चीफ मिनिस्टर्स हो गए ना, ये बोरोड पावर है इनके पास। वो बोरोड पावर है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के पास है, उससे इन्होंने मुस्तार ली हुई या उन्होंने इनको मुस्तार दी हुई है। कंसिक्वेंटली इनके पास हम जाएंगे, कोई प्रपोजल लेके ये जाएंगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, जी ये मांग रहे हैं हम दे दें उनको, ये कर लें ना करें, तो माइट एज़ वेल उन्हीं के साथ बात करें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक इंसाफ का जारहाना रवैया भी जारी है। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक सख्त पोस्ट की जा रही है। इमरान खान के ट्विटर हैंडल से 26 मई को की गई मुतनाज़ वीडियो पोस्ट पर आज इमरान खान अपने बुगला की मौजूदगी में FIA की तफ्तीश में शामिल हुए, जबकि आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुतनाज़ पोस्ट पर FIA की तरफ से भेजे गए नोटिस पर कहा कि FIA कैसे इस तरह के नोटिस जारी कर सकता है, क्या ये बनाना रिपब्लिक है? इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, DG FIA को तो यहाँ पे बुला के उस अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे, तुम स्टेट के मुलाजिम हो, स्टेट है तो ये पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो, ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे! इनको मैंने नोटिस दिया है, ये कोई बनाना रिपब्लिक है? वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए कि इस तरह की हतकामेज खतूत, इस तरह की ये गस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। मगर तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा है कि 1971 के हालात वाली वीडियो में मौजूदा फौजी क़यादत की तस्वीर लगाना गैर ज़रूरी था। 1971 की इस साने वाक़े के बाद जो पाकिस्तान में ज्यादा डिस्कस नहीं होता है, उसमें जो मौजूदा फौजी क़यादत है इसकी तस्वीरें लगाने की क्या वजह? वही क्या जरूरत थी? वही पोर्शन है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, जिसको मैं अननेसेसरी कहता हूँ। एक मतलब बिल्कुल ही एक अननेसेसरी काम था। आप अपना नैरेटिव बयान कर लें तो नैरेटिव बयान कर दें, उसमें वेनम इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है ना। दूसरी जानिब आज से इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जज नासिर जावेद राना के बजाय एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद अली वड़ाइच कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अदालत नंबर 1 का इजाफी चार्ज है, जिस पर आज इमरान खान की तरफ से एतराज़ उठाया गया और इस वजह से आज ना किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया जा सका और ना ही किसी गवाह पर जिरा की गई। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने एतराज़ उठाया कि एहतसाब अदालत का जज इजाफी चार्ज के साथ इस केस की समाअत नहीं कर सकता। अदालत ने फरीक़ैन से 11 जून को इन एतराज़ात पर मज़ीद दलाइल तलब कर लिए हैं। उसी दिन इसका फैसला भी सुनाया जाएगा, जबकि केस की समाअत करने वाले पुराने जज नासिर जावेद राना ने इस्लामाबाद में 3 साल की डेपुटेशन पूरी होने के बाद अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं, जिसके बाद उनकी खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस कर दी गई हैं। साथ ही आज इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों की जल्द समाअत की दरख्वास्तों पर नए जज अफजल मजूका ने फरीक़ैन को 11 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब कल और आज यानी सिर्फ एक दिन के वक्फे से इमरान खान ने नैब के हवाले से मुतज़ाद बयान दिए हैं। नैब की जो बात अपने हक में जा रही थी उसका क्रेडिट ले लिया और वो भी गलत एदाद शुमार बताकर, और नैब की जो बात अपने खिलाफ जा रही थी उसकी वजह से नैब से फासला इख्तियार कर लिया। कल सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान वीडियो लिंक पर इमरान खान ने जजेस के सामने कहा कि मैं कहता हूँ कि नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे। हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर थर्ड अंपायर चेयरमैन नैब को तैनात करता है। नैब उसके बाद थर्ड अंपायर के मातहत ही रहता है। नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। यानी इमरान खान कल जजेस को कह रहे थे कि नैब उनके मातहत नहीं था बल्कि एस्टैब्लिशमेंट की सुनता था, क्योंकि उस वक्त जजेस उनसे सवाल कर रहे थे कि उनके दौरे हुकूमत में नैब ने सियासतदानों के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ की थी। वो पहले भी बार बार कह चुके हैं कि उनके दौर में अपोजिशन को इसलिए सज़ा नहीं हुई क्योंकि नैब को जनरल बाजवा चलाते थे। मगर आज सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने नैब की रिकवरीज का क्रेडिट लिया और कहा हमारे 3.5 साल में नैब ने 450 अरब रुपये इकट्ठे किए। अब 1100 अरब रुपये मजीद जमा होना था, लेकिन नैब तरामीम के बाइस ऐसा नहीं हो सका। इमरान खान पहले भी नैब की रिकवरीज का क्रेडिट लेते रहे हैं। अपने दौर में कभी 400 अरब तो कभी 500 अरब से ज़ायद इकट्ठे करने का दावा करते रहे, जबकि साबिक चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल ये दावा दोहराते रहे कि नैब ने 500 अरब रुपये से ज़ायद की रिकवरीज की है। और ये सवाल उठता रहा कि अगर इतनी बड़ी रिकवरीज हुई हैं तो वो पैसे हैं कहाँ? और फिर इमरान खान की हुकूमत के अपने वजारत ख़जाना के हुकाम ने इस दावे को गलत करार दिया। जब ये मामला सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में इमरान खान के अपने दौर में ज़ेर बहस आया था तो वहाँ वजारत ख़जाना के हुकाम ने इंकिशाफ किया था कि नैब की तरफ से सिर्फ 6 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम
नॉन टैक्स आमदनी के तहत हमें मौसूल हुई है। बाकी फ़ंड्स कहाँ गए और कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं इसका हमें कोई इल्म नहीं है। हम तो नैब हुक्काम से पूछ भी नहीं सकते कि पैसे कहाँ हैं। यानी चेयरमैन नैब एक नया दावा कर देते थे, इमरान खान उसे दोहरा देते थे, और जब उन पर तनकीद होती थी तो कहते थे नैब हमारे मातहत ही नहीं था। मगर सिर्फ नैब की रिकवरीज का मामला ही नहीं, बल्कि जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में नैब की कार्रवाइयों पर नज़र डाली जाए तो इमरान खान के इस दावे पर भी सवाल उठते हैं कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं था, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के ही कंट्रोल में था और उनकी ही बात सुनता था और उन्हीं के अहकामात पर अमल करता था। तो सवाल ही उठता है कि इमरान खान के दौर में नैब की कार्रवाइयों का फ़ायदा बराह रास्त इमरान खान को क्यों हो रहा था। खुद इमरान खान के और उनकी जमाती इत्तेहादियों के सारे केसेस ख़त्म कैसे हो रहे थे, चौधरी बिरादरान के केसेस कैसे ख़त्म हो रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में मालम जब्बा का केस कैसे ख़त्म हो रहा था, इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस कैसे ख़त्म हो रहा था, उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों रुकी हुई थी, सिर्फ अपोजिशन क्यों नैब का टारगेट बनी हुई थी, इमरान खान के सियासी मुखालिफिन को किसके कहने पर जेलों में डाला जा रहा था। शाहिद खकन अब्बासी, हसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं से इस्टेब्लिशमेंट को मसला था, ये इमरान खान को मसला था। उन्हें क्यों नैब ने गिरफ्तार किया और इमरान खान के वज़रा को कैसे पता चल जाता था कि अब कौन गिरफ्तार होने वाला है। खुद इमरान खान क्यों नैब की गिरफ्तारियों का क्रेडिट लेते थे। सबसे आम बात यह है कि नैब अगर इस्टेब्लिशमेंट ही के कंट्रोल में था तो फिर उसके मुतनाज़ तरीन चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को इमरान खान की अपनी हुकूमत में ऑर्डिनेंस के ज़रिए सदर आरिफ अलवी से तोसी क्यों दिलवाई गई थी। हमें एक शामिल करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया इंटरनेट के सहारे आगे बढ़ रही है, चाहे खुद को बाखबर रखना हो, रोज़गार की तलाश या फराहमी का मामला हो, या लाखों लोगों की आवाज़ में आवाज़ शामिल करना हो, इंटरनेट और इसकी बदौलत चलने वाला सोशल मीडिया हर शख्स की ज़रूरत बन गया है। मगर पाकिस्तान में हुकूमत अवाम की इंटरनेट तक रसाई को आसान बनाने के बजाय कभी इंटरनेट बंद कर देती है, कभी मुख्तलिफ ऐप्स पर पाबंदी लगा देती है। और अब जंग और द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा की आज शाया होने वाली खबर के मुताबिक 4 मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मतलूबा मवाद ज़्यादा अफराद तक पहुँचने से रोकने के लिए तमाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर एक नेशनल फायरवॉल इंस्टॉल की जाएगी। एक आला सरकारी ज़राए ने द न्यूज़ को इस फायरवॉल की खरीदारी की तस्दीक करते हुए बताया कि ये फायरवॉल खरीद ली गई है और अभी इसको इंस्टॉल और कमीशन किया जा रहा है। उमर चीमा की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी पहले से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन माजी में इसको सिर्फ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ऐप्स ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। 2013 में कनाडा की नेट स्वीपर के फिल्टर्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड में इंस्टॉल किए गए थे। खबर के मुताबिक अब नई फायरवॉल के जरिए मुख्तलिफ IP एड्रेस से पैदा होने वाली मालूमात का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से होने वाली प्लानिंग से बाखबर एक अफसर ने बताया कि इस नेशनल फायरवॉल के 2 मकासद होंगे। पहला ये कि इसके जरिए जहां कहीं भी प्रोपेगेंडे का मवाद पैदा किया जा रहा है या उसकी निशानदेही करेगा और फिर उन अकाउंट्स को या तो ब्लॉक कर देगा या उनकी कवरेज या रसाई को महदूद कर देगा। लेकिन इसका असल मकसद प्रोपेगेंडा जहां से पैदा किया जा रहा है उसकी निशानदेही होगा ताकि बुराई को उसकी जड़ से ही ख़त्म किया जा सके। इसलिए सेटअप में एक कीवर्ड फिल्टरिंग सिस्टम होगा जो उस मवाद की निशानदेही करेगा जिसे हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी के लिए नापसंदीदा या मुतासिबाना समझती हो। ऐसे केसेस में ये फ़िल्टर एक इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर की तरह काम करेगा। इस तरह की पोस्ट को कैमोफ्लाज कर दिया जाएगा और फिर दीगर सार्फिन से उसे छुपा दिया जाएगा। मुल्क के अंदर और बाहर मौजूद इख्तलाफी आवाज़ों की तमाम पोस्ट दीगर सार्फिन तक पहुँचने से पहले इस फिल्टर से गुजरेंगी। यानी अगर हुकूमत समझती है कि माफिया का लफ्ज़ नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है और वो इस लफ्ज़ को फ़िल्टर पर लगा देती है तो तमाम सोशल मीडिया सार्फिन की जिस पोस्ट में माफिया का लफ्ज़ होगा वो पोस्ट या तो दीगर सार्फिन को नज़र नहीं आएंगी या आपके अकाउंट की पहुंच महदूद कर दी जाएगी। खबर के मुताबिक ये फ़िल्टर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पर लगाया जाएगा, जबकि VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमत अवाम को पाबंद भी कर सकती है कि वो जिन VPNs का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी यानी PTA को आगाह करें, और जो भी ऐसा नहीं करता वो मुश्किल में पड़ सकता है। हुकूमत की जानिब से एक्स पर कई माह से पाबंदी के बाद कई सारिफिन VPN के जरिए एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले इन VPNs को भी ब्लॉक किया गया था, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर की जानिब से एहतजाज के बाद इसमें नरमी की गई। क्या हुकूमत की जानिब से एक्स पर पाबंदी एक मौसर फैसला है, क्योंकि कई सारिफिन अभी भी VPN के जरिए एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर के मुताबिक एक हुकूमती एहलकार ने बताया कि पाबंदी की वजह से एक्स का पाकिस्तान में इस्तेमाल आधा रह गया है। पहले पाकिस्तान में 45 लाख सारिफिन एक्स इस्तेमाल करते थे, जो अब कम होकर सिर्फ 24 लाख सारिफिन हो गए हैं। इससे एक्स का पाकिस्तान में बिजनेस भी मुतासिर हुआ है और इस प्लेटफॉर्म पर बॉट्स का इस्तेमाल भी कम हुआ है। सिर्फ यही नहीं, एक्स की मैनेजमेंट ने अब पाकिस्तानी हुकूमत की डिमांड्स भी मानना शुरू कर दी हैं जो इससे पहले नहीं मानी जा रही थी। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी इशू का मसला करार देते हुए इंटरनेट बंद कर देना या इसे सुस्त कर देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बराह रास्त एक ऐसी फायरवॉल नस्ब कर देना जो सारिफिन की एक एक पोस्ट की स्क्रूटनी करे और हुकूमत फैसला करे कि कौन सा मवाद दीगर सारिफिन तक पहुंचना चाहिए और कौन सा नहीं, इससे क्या सेंसरशिप में इजाफा होगा
या फिर फेक न्यूज़ का सदेबाब होगा? बात करेंगे। हमारे साथ खुद उमर चीमा साहब मौजूद। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपकी खबर हमने आवाम के सामने रखी। अब ये सेंसरशिप के लिए की तरफ हुकूमत बढ़ रही है या फिर नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर, फेक न्यूज़ के सदेबाब का नाम लेकर हमें नज़र आएगा कि फिर किस तरीके से क्रैकडाउन होता है, किस तरीके से सोशल मीडिया की कदगनें आगे बढ़ती हैं? शाहजेब, ये पूरी दुनिया में अगर ट्रेंड देखा जाए तो जब भी किसी गवर्नमेंट ने एक सेंसरशिप करनी होती है या जो अपने मुखालिफ आवाज़ें हैं उनको दबाना होता है, तो फेक न्यूज़ का ही सहारा लिया जाता है कि फेक न्यूज़ है, डिसइंफॉर्मेशन है। और इसमें शक भी नहीं है कि फेक न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होती है सोशल मीडिया पे। लेकिन यह है कि बजाय इसके कि उस सिस्टम को बेहतर बनाया जाए कि जिससे फेक न्यूज़ कम की जाए, अब ये गवर्नमेंट जब एक सिस्टम इंस्टॉल कर लिया तो फिर तो आगे उनकी मनमानी है। ये तशरीह उन्होंने करनी है कि कौन सी चीज़ जो है वो हुकूमत के लिए या यानी कि हुकूमत से ज़्यादा मुल्क के लिए बेहतर है या कौन सी बदतर है, तो उस बुनियाद पे वो फिल्टर लगाने वाले भी वही हैं, फैसला करने वाले भी वही हैं। और ये चीज़ जो है यानी कि वो एक दिन दिन आने वाले वक्त में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, और आपकी खबर में लिखा है कि अब जो एक्स है, जो पहले ट्विटर होता था, वो अब ताउन करना शुरू हो गया है। ये क्या मामला है? देखिए, तावन का ये एक इनकी इंटरप्रिटेशन है गवर्नमेंट की कि वो ये बात वैसे पहले मैं सुनता आया हूँ कि फेसबुक वाले इनके साथ कोई तावन करते थे। मुख्तलिफ चीज़ें जब कोई रिक्वेस्ट भेजते थे फेसबुक वाले, उनको फेसबुक वाले जो हैं वो इनके साथ तावन करते थे। लेकिन जो ट्विटर वाले हैं, जो एक्स वाले हैं, वो इनके साथ वो इनकी बात का जवाब ही नहीं देते थे। अभी ये तावन की अलामत एक तो ये भी समझ रहे हैं कि आपके नॉलेज में होगा कि एक पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का एक अकाउंट था और वो एक टाइम पे जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब वो उसके प्रेसिडेंट थे और ये जो आदिल राजा हैं ये उनके साथ सेक्रेटरी जनरल थे और ये अकाउंट वो साथ ही ले गए। ये उनकी लीडरशिप मैनेजमेंट तो चेंज होगी लेकिन उन्होंने अकाउंट वापस नहीं किया, बल्कि वो काफ़ी मिसयूज़ भी होता रहा। यानी कि वो उधर से ट्वीट करते जैसे तासर ये मिलता कि ये जो तंजीम है उनकी तरफ से ये है। तो ये पहले लिखते रहते थे तो कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं होता था। अब ये है कि इन्होंने जो कुछ दिन पहले ही यानी कि मेरे ख्याल कोई शायद हफ्ता हुआ होगा, अब इस अकाउंट को उन्होंने वो ब्लॉक कराने में कामयाब हो गए हैं। तो इनके ख्याल में जो हुकूमत है उसके ख्याल में ये उनकी तशरीह है कि अब ट्विटर ने हमारी बात सुनना शुरू कर दी है। मेरे नॉलेज में ये वाला वाक़या है, एन मुमकिन है कि इसके अलावा भी इन्हें कोई और भी कुछ मामलात में कोई इन्हें हेल्प मिली हो या उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हो या इनकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया हो। लेकिन ये उनका ख्याल है जी कि हमें अब हम एक नेगोशिएशन पोजीशन में आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।